चाचा हर रात अम्मी को कहते थे भाभी रात को बाल काटा करो, और अम्मी से मैं इसका मतलब पूछती तो कहती कि तुम अभी बच्ची हो। और फिर देखते ही देखते मैं वक्त से पहले बड़ी हो गई थी और एक रात मैंने चाचा के कमरे में जाकर छुप गई थी। लेकिन उसी रात मेरे होश उड़ गए जब चाचा ने मेरे सामने मेरे अब्बा को मरे हुए 2 साल हो गए थे। हमारे घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता था, कितनी खामोशी होती थी। मेरे दिमाग पर जाने किसी का साया हो गया था जो रात होते ही उतर कर आ जाता था। मुझे रात के वक्त अपने घर पर बहुत ज़्यादा डर लगता था। नानी के घर जाने की इजाज़त नहीं थी, और जब कभी मैं नानी के घर जाती तो मैं अपनी खाला से पूछती कि ऐसा क्यों है, तो कहती थी कि जब रिश्तों में प्यार ही नहीं है तो झूठ मूठ के दिखावे का क्या फ़ायदा। और जिस घर में रिश्ते में प्यार नहीं होता है उस घर में ऐसे ही सन्नाटा छाया रहता है। घर में दादा दादी थे जो अपनी ही ज़िंदगी में मशरूफ़ थे। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था, वे अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहते थे और बहुत ही कम बोलते थे, ना कोई घर के लिए फ़ैसला लेते थे। मेरी एक फूफी भी थी जिनकी शादी के 1 साल बाद ही तलाक मिल गई थी। मेरी अम्मी ने कई बार दादी से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने टाल दिया। वह दादी से कहती थी कि वह भी बहुत ज़्यादा मायूस रहती हैं, उनके आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो। अगर उनकी शादी हो जाएगी तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी और कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वे खुश हो जाएंगी। तो इस पर दादी कहती थी कि अच्छा रिश्ता आएगा तो शादी कर देंगे, जब रिश्ता ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और कह देती कि मेरा बेटा ही ढूंढ कर लाएगा अपनी बहन की शादी के लिए रिश्ता, और बात यहीं पर ख़त्म हो जाती थी। घर में मेरे एक छोटा भाई भी था जो 7वीं क्लास में पढ़ता था। वह भी कम बोलने वाला था, मेरे पापा की तरह ही कम बोलता था, और हमारे घर में सन्नाटा बना रहता था। बस एक ही शख्स थे हमारे घर में जिनकी वजह से हमारे घर का सन्नाटा थोड़ा थोड़ा दूर होने में कोशिश करता था। वह थे हमारे चाचा। लड़ना झगड़ना और घंटों घंटों तक फ़ोन पर बात करना, हंसना, बस चाचा की ही हंसी थी। घर में कोई हंसे या ना हंसे, चाचू के हंसने की आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती थी। मगर चाचू का रवैया घर में किसी के साथ अच्छा नहीं था। वह किसी की बात नहीं मानते थे, सिर्फ वही करते थे जो उनका दिल करता था। चाचा उम्र में मेरे पापा से छोटे थे, लेकिन उनकी भी तो अभी तक शादी नहीं हुई थी। क्या मालूम था, क्या पता, शादी करने से परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने से उनके भी रवैये में तब्दीली आ जाती। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मैं बहुत ज़्यादा खामोश रहती थी। खामोशी तो मेरे घर की खासियत थी, लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो मम्मी की उदासी थी और उनका रवैया था। पिछले कुछ महीनों से चाचा घर पर आते थे और मम्मी के थोड़े से बाल काट कर अपने साथ ले जाते थे। अम्मी चीखती चिल्लाती रह जाती थी, लेकिन चाचा नहीं रुकते थे। उन्हें रोकते भी कौन, वह कब किसकी सुनते थे। मैं कॉलेज के कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी कि मेरी सहेली बुशरा मेरे पास आई और मेरे पास बैठ गई। टाइम देखा है, तुमने आखिरी पीरियड भी ख़त्म होने वाला है और तुम अभी तक यहीं पर बैठी हो। यार तुम्हारी तो चाय भी ठंडी हो गई है, किन सोच में गुम हो। तुम जल्दी से चाय ख़त्म करो, छुट्टी होने वाली है। आधी तो वैसे ही ठंडी हो चुकी है। मैंने एक ही घूंट में सारी चाय पी ली और ये कहते हुए खड़ी हो गई। चलो बुशरा। बुशरा अपने बैग लेकर खड़ी हो गई। हम कैंटीन से बाहर की तरफ चल दिए थे। उसने कहा तुम्हें हुआ क्या है? मैंने कहा मुझे होना क्या है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। इतने में कॉलेज की बेल बज गई। बुशरा मेरे मोहल्ले की ही थी। हम दोनों एक ही टाइम पर घर पर आते थे। मैं कॉलेज से घर पर पहुंची, दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आई तो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। अमन भी स्कूल से आया नहीं था। अम्मी के कमरे से हल्की सी आवाज़ आई। मम्मी के कमरे की तरफ चल दी।
बस कर आमिर, इतना जुल्म मत कर, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ होती है। मैंने बैग को टेबल पर फेंका और अम्मी के कमरे की तरफ भाग चली। जब मैं वहाँ पर पहुँची तब तक चाचा अम्मी के बाल काट चुके थे। उनके एक हाथ में बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। चाचा ने कहा कि आज मुझे रहा नहीं गया था। मैं चिल्लाई, चाचा जान, आखिर कब तक आप मेरी माँ पर जुल्म करते रहेंगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? चाचा जान ने कहा, भतीजी शुक्र करो, शुक्र कि मैं अभी बहुत ज़्यादा तुम पर रहम कर रहा हूँ, और जो तुम्हारी माँ ने किया ना, उसकी सज़ा सिर्फ मौत है, मौत है। ये कहकर चाचा कमरे से बाहर निकल गए। मैंने हैरत से अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी ने रोते हुए कहा कि नरगिस बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम अभी बहुत छोटी हो और ये बात तुम नहीं समझ सकती हो। मैं बेगुनाह हूँ, मैं अपनी माँ की और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चाचा के कमरे की तरफ चली गई। मैं बेधड़क चाचा के कमरे में दाखिल हो गई। चाचा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों में कंघा कर रहे थे। मुझे देखकर बोले कि मुझे पता था कि मेरी बात से मेरी भतीजी को आराम नहीं मिलेगा। ये कहकर चाचा ने कंघी रखी और मेरे पास आए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मेरी भतीजी बहादुर है, मेरे भाई की तरह मेरा भाई भी बहादुर था। मैंने कहा, चाचा जान आप। चाचा जान ने मेरी बात काटते हुए कहा, नरगिस एक मिनट, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तुम्हारी हर बात का जवाब दे दूँ ताकि तुम आराम से रह सको, क्योंकि तुम्हें इल्म होना चाहिए कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है। ये कहकर चाचा अलमारी की तरफ बढ़े और अलमारी से एक छोटा सा बैग निकाला और बैग लेकर बेड पर बैठ गए और बोले कि तुम भी बैठ जाओ। मैं भी बेड पर बैठ गई थी। चाचा ने बैग के अंदर से लिफाफा निकाला, उसमें कुछ तस्वीरें थी। वह तस्वीरें मेरी तरफ देते हुए कहा, देख लो, मुझे उम्मीद है कि तुम आज के बाद मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। मैं तो देखती रह गई और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं बड़ी हो गई थी। मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अभी जो मैं तस्वीरें देख रही थी क्या ये सच है। तभी अम्मी भी कमरे में दाखिल हो गई थी। अम्मी ने तस्वीरें मेरे हाथ से छीनकर बेड पर फेंक दी और मेरे हाथ पकड़ मुझे खींचने लगी। बोली, नरगिस तुम कुछ नहीं जानती हो, कुछ नहीं समझती हो, चलो यहाँ से, और मैं दोबारा तुम्हें इस कमरे में नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, छोड़ो मुझे अम्मी। अम्मी आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, अच्छा बनने का नाटक बंद करो, मुझे शर्म आ रही है, मैं आपकी बेटी हूँ। अम्मी ने मुझे पकड़ना चाहा लेकिन मैं चिल्लाई, खबरदार अम्मी, मुझे मत पकड़े। मैं यह कहकर कमरे से निकल गई थी। अम्मी हक्का बक्का रह गई थी। वह तस्वीरें चाचा ने उठाई और अम्मी को देखते हुए बोले, ये रख लो भाभी, मेरे पास और भी बहुत है। मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि मेरी भाभी कितनी अच्छी औरत है। बस आप इंतज़ार करो। मैं अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं काफ़ी देर तक रोती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ कैसे कर सकती है। मेरे पापा की रूह को कितनी तकलीफ़ पहुँची होंगी। मैं 3 दिन तक अपने कमरे में भी बंद रह गई थी, कॉलेज भी नहीं गई थी। तीसरे दिन अम्मी कमरे में आई और कहने लगी, नरगिस सुनो मेरी बेटी, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो कि क्या तुम्हारी माँ ऐसी हो सकती है, और जो दिल से आवाज़ आए उसे ही सच समझना। बेटी, इंसाफ ऐसा नहीं करा जाता। इंसाफ तब होता है जब दोनों तरफ की बात सुनी जाती है और उनकी बात को अच्छे से सुना जाता है और फिर किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। अब मेरा इंसाफ मेरी बेटी के हाथ में है। कई दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। मुझे खुद सारी रात नींद नहीं आती थी, या 2 घंटे की नींद आती तो बाकी रात जागकर गुजरती जाती। माँ तो माँ होती है। मेरा दिल माँ के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अपने दिल को बहुत ज़्यादा टटोला, लेकिन मुझे कहीं से भी आवाज़ नहीं आई थी कि मेरी माँ ऐसी हो सकती है। आधी रात का वक्त था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे प्यास महसूस हुई और मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। जब मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तब मम्मी के कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी।
अम्मी नमाज पर बैठी हुई दुआ के लिए हाथ उठाकर रो रही थी। मुझे अम्मी को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा रोना आया, लेकिन इस लम्हे मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आई। रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन था? मैं दबे पाँव बाहर गई। आवाज़ घर के पिछली तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैं दबे पाँव पीछे चल पड़ी। मैं जाकर देखा, चाचा किसी अजनबी से बात कर रहे थे। चाचा बहुत ही हल्का हल्का उनसे बात कर रहे थे। मुझे और कुछ तो समझ में नहीं आया, बस इतना ही सुन चुकी थी कि अगले जुम्मे में आना, ये कहकर चाचा ने उसकी तरफ एक पैकेट फेंक दिया और उसने पैकेट लिया और दीवार पर चढ़ने लगा। ये देखकर मैं दबे पाँव घर के अंदर चली आई थी। चाचा जान के कदमों की आहट सुनकर मैं ड्राइंग रूम में ही सोफ़े के पीछे छुप गई थी। चाचा अंदर आए और अपने कमरे में चले गए। मैं भी सोफ़े के पीछे से उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़े को लॉक करने लगी और अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर की तरफ देखने लगी। मेरे कमरे की खिड़की घर के पिछले तरफ से ही खुलती थी। वह अजनबी कौन था जो दीवार पर लॉक कर घर से बाहर जा रहा था? चाचा की हरकत बहुत अलग सी थी। कहीं इसका ताल्लुक़ मेरी माँ से तो नहीं था। मेरे दिमाग पर घंटी बजने लगी थी। मुझे अगले जुम्मे का इंतज़ार था। अगले दिन अम्मी मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। मैं छत से नीचे आई तो मैं खामोशी से कमरे से जाने लगी थी। मैंने कहा, अम्मी आप बता क्यों नहीं देती हैं कि आखिर आप और चाचा के बीच में क्या चल रहा है? मगर अम्मी बगैर कुछ कहे इस कमरे से चली गई थी। हम सब रात के खाने के लिए ड्राइंग रूम में बैठे थे। चाचा ने खाना खाते हुए दादी से कहा, अम्मी अब्बू और बाजी को अगले दिन मेरे दोस्त के घर जाना है। उसके घर पर कुरान खानी है। दादा ने कहा कि कुरान खानी में मर्द लोग भी जाते हैं क्या? तो चाचा ने कहा कि हाँ, दोनों को ही बुलाया है। दादी ने अम्मी से कहा, बहू अच्छी तैयारी करके रखना। चाचा ने कहा, 1 मिनट, मेरे दोस्त ने सिर्फ आप और अब्बू और बाजी को ही बुलाया है। आप क्या पूरे मोहल्ले के साथ में लेकर चलेंगी? दादी ने कहा कि बेटा, मैं मोहल्ले को लेकर नहीं जा रही हूँ, बहू को लेकर जा रही हूँ। चाचा ने कहा कि उसने आप और अब्बू को ही बुलाया है। आप नहीं जाना चाहती तो ठीक है, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। दादा ने कहा, ठीक है बेटा आमिर, अच्छा है, मैं चला जाऊँगा और हम सब चले जाएंगे। अगले दिन मैं जो कॉलेज नहीं गई थी, दिल में बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। जुम्मे के बाद दादा दादी कुरान खानी के लिए चले गए थे और अचानक मेरे भाई ने भी ज़िद पकड़ ली थी कि उसे नानी के घर जाना है। वह भी चाचा के साथ बाइक पर बैठकर नानी के घर जाने की ज़िद करने लगा और उसे मना करते रहे, लेकिन वह रुका नहीं और कहने लगा कि 2 गलियां छोड़कर तो नानी का घर है, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि चाचा किसी अपनी चीज़ को हाथ लगाने नहीं देते हैं। उन्होंने अमन को मोटरसाइकिल कैसे दे दी? वह भी अमन छोटा है, उसने नई मोटरसाइकिल चलाना सीखा है। अमन चले गए थे तो खामोशी से घर में काम में लगी थी। मगरिब के बाद चाचा को उनके दोस्त की कॉल आई। उसने कहा कि वह आज के लिए दादा दादी को वहीं पर रोक रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। चाचा ने फ़ोन बंद किया और कहा, भतीजी, दादा दादी तो अब सुबह में ही आएंगे, तुम खाना खाकर सो जाओ। मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना बाहर ही खाऊंगा। चाचा ने जाने के बाद अमन को भी कॉल आ गई और कहने लगा कि अप्पी, मैं सुबह में घर पर आ जाऊँगा। मैंने कहा कि यह क्या बात हुई है, तुम अभी घर पर आओ, सुबह स्कूल जाना है। अमन ने कहा कि बाजी, मैं जल्दी आ जाऊँगा, चला जाऊँगा स्कूल, आप फिक्र मत करो। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मम्मी ने कहा कि क्या कह रहा है अमन? मैंने सारी बात अम्मी को बताई तो वह सुनकर खामोशी से किचन में चली गई थी। दादा दादी और अमन भी घर पर नहीं थे। मेरे दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। तकरीबन 10 बजे का वक्त था। मैं सोने ही लगी थी कि चाचा मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में स्ट्रॉबेरी शेक था। उन्होंने शेक का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे कि भतीजी, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी शेक लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? मैं हैरत से चाचा की तरफ देखने लगी थी। 2 दिन से चाचा को क्या हुआ है, हर किसी पर मेहरबान हो रहे हैं। मैं गिलास लेकर बैठकर साइड टेबल में रख दिया और शुक्रिया किया, थोड़ी देर बाद पीऊँगी। चाचा ने कहा, नहीं, मेरे सामने पियो भतीजी, और मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है
तुम्हें मैंने कहा चाचा, अभी मैंने 2 गिलास पानी पी लिया है, इसलिए शेक पीने का मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद आप आएंगे तो गिलास खाली आपको मिलेगा। चाचा मुस्कुराए और बोले कि अच्छा तो ये बात है, और फिर मेरे सर पर हाथ रख कर बोले, जीती रहो, मैं चलता हूँ, शेक ज़रूर पी लेना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और चाचा ये कहकर कमरे में से चले गए। मैंने शेक सिंक में डाल दिया और गिलास वापस टेबल पर रख दिया। मुझे चाचा की हरकतें बिल्कुल अलग सी लग रही थी। उसी दिन के बाद अम्मी भी मेरे से बात नहीं कर रही थी। आधी रात हो चुकी थी और मैं जाग रही थी। कदमों की आहटें सुनाई दी तो कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा था। मैं जल्दी से आंखें बंद कर ली, जैसे कि मैं सो रही हूँ। किसी ने दरवाज़ा खोलकर शायद मुझ पर नज़र डाली और दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सोच रही थी कि उठकर देखूं, तभी मुझे बाहर से आवाज़ आई, जो आवाज़ बहुत ही भयानक सी थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। गुस्से से मेरे दिमाग घूम गया कि चाचा क्या कर रहे थे। चाचा घर से बाहर निकले। घर के पिछले जगह सर्वेंट क्वार्टर भी था। चाचा ने अम्मी के मुंह पर हाथ रख हुआ था और अम्मी को ज़बरदस्ती खींचते हुए सर्वेंट क्वार्टर में लेकर जा रहे थे। मैं दबे पांव चाचा के पीछे चल पड़ी थी। चाचा अम्मी को लेकर क्वार्टर में दाखिल हो गए थे और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं क्वार्टर के बाहर पहुंची और कान लगाकर बातें सुनने लगी। अंदर क्या हो रहा था? चाचा ने अम्मी के मुंह को कपड़े से बांधा और कुर्सी पर बिठा दिया। कमरे में और कोई भी मौजूद था। चाचा ने कहा, जल्दी मुझे रस्सी दो। चाचा ने अम्मी को रस्सी से बांध दिया और बोलते ही चले गए और मैं उनकी सारी बातें सुनकर हैरान होती चली गई। चाचा ने कहा कि शहनाज, घर में जो भी माल दौलत तुम देख रही हो, इस आश्रम के मज़े ले रही हो, वह सारी मेरी मेहनत की वजह से है। तुम ये समझती रही कि तुम्हारे पति और ससुर मिलकर जो स्टोर चला रहे हैं, उसकी वजह से ये आराम मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि आजकल हलाल की कमाई से बंदा अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद सकता है। और अब गाड़ी लेने रह गया है और तुम्हारी जाति में वह भी ले लूँगा। अफसोस तुम उसे गाड़ी में मज़े नहीं ले सकोगी। इसके बाद कागज़ अम्मी के सामने रखे और कहा, देखा, तुम्हें पता चल भी गया है कि मेरी कमाई का कौन सा ज़रिया है, तो तुम्हें अपने तक रखना चाहिए था, मगर तुम तो फ़ौरन ही सबको बताने के लिए चल पड़ी थी। मैंने तो तुम्हें यह भी ऑफ़र दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो। अपने भाई की बेवा से शादी करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन भाभी के तो मिजाज 7वें आसमान पर होते हैं। प्यारी भाभी, मैंने आपका पक्का इंतज़ाम कर दिया है। आप इस कागज़ पर लिखोगी कि आप अपने बच्चों के साथ यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हो। जाली तस्वीर तो पहले ही मेरे पास है, सबूत भी मैं सबको दिखा दूंगा, मगर अब आपके यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। इसके बाद चाचा ने अम्मी का मुंह खोल दिया और अम्मी चिल्लाई कि आमिर, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? जो तू अपनी भाभी के साथ यह करते हुए शर्म नहीं आ रही है? चाचा ने कहा, भाभी, तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे शर्म नहीं है। तो नहीं है, तुमने सिर्फ 2 लाइन लिखकर साइन ही तो करना है। अम्मी ने कहा, मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। चाचा ने कहा कि जान तो मैं तुम्हारी पहले ही ले लेता, लेकिन ये मेरा एहसान है कि मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। आज मेरा सारा माल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और तुम सारे माल के साथ यहाँ से अलग चली जाओगी। इतने में चाचा ने मम्मी के हाथ खोल दिए और कहा कि तुम ख़त लिखो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मोबाइल मेरे पास था, लेकिन मैं किसी को फ़ोन कर सकती थी। चाचा मेरी आवाज़ सुन लेते। मैं अमन को इमरजेंसी में मैसेज टाइप की और मोबाइल को एक साइड में छुपा दिया। मैं दरवाज़े को धक्का दिया, दरवाज़ा खुला और मैं अंदर दाखिल हो गई। चाचा मेरी तरफ देखते रह गए थे, लेकिन मैंने चाचा का कोई लिहाज नहीं करा और चाचा को ज़ोरदार धक्का दिया और वह दूर जाकर गिर गए थे। चाचा इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं चिल्लाई, जल्दी बाहर आ जाओ अम्मी। जल्दी से हम दोनों कमरे से बाहर भागे और चाचा ने कुछ लोगों को आवाज़ दी
और कहा कि देख क्या रहे हो, पकड़ो इन दोनों को। चाचा का साथी हमारी तरफ भागे, इतने में हम कमरे से बाहर निकल कर आ गए और हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वे दरवाज़ा खोलने के लिए ज़ोर लगाते रहे, हमने भी दरवाजे को कुंडी लगा ली। इतने में चाचा उठकर दरवाजे के पास आए और चिल्लाए, भतीजी दरवाज़ा खोलो वरना तुम्हारी माँ की तस्वीरें सबको दिखा दूंगा। मैंने कहा कि आप वे तस्वीरें पूरे शहर में बांट दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं पुलिस को इस टाइम कॉल कर दिया था। थोड़ी देर में पुलिस ही वहाँ पर आ गई थी। चाचा और उसके साथी गिरफ्तार हो गए थे। चाचा स्मगलिंग का काम करते थे। वे इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने में माहिर हो चुके थे और जब मम्मी ने उन्हें ऐसा करते से मना किया तो वह अम्मी के ही दुश्मन बन गए थे। अम्मी को रोकने के लिए उन्होंने सोते हुए अम्मी की तस्वीर बना ली और उन्हें गैर मर्द के साथ एडिटिंग कर कर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे थे और अम्मी पर यह इल्ज़ाम लगाकर बाल काटने लगे थे कि तुम घर की इज्जत खराब कर रही हो। सलाम है मेरी माँ के सब्र को, कैसे उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया था। हराम की कमाई ही होती ही ऐसी है, आँखों से शर्म सब कुछ छीन लेती है। धन्यवाद।